पौथेर पौंचाली भाग 19। पिछले भाग में आपने सुना कैसे हरिहर ने अखबार के लिए पैसे जुगाड़े थे। हरिहर को बच्चे के चेहरे पर दिखने वाली खुशी 2 रुपए के एवज में कहीं ज्यादा बढ़कर लगी। अपू अपनी कॉपी में कहानी गढ़कर लिखता है, यह बात रानी को पता चली तो उसने अपनी कॉपी अपू को कहानी लिखने को दे दी। 4-5 दिन में उसकी कॉपी में भी कहानी लिखकर उसने कॉपी वापस कर दी। हालांकि कहानी का अंत अभी निश्चित नहीं हुआ था। पास के गांव में हरिहर के साथ अपू भी श्राद्ध का खाना खाने गया तो और पंडितों की देखा देखी खाना बांध कर भी ले आया। बाद में उसने अपने चचेरे भाई के यहाँ से उसकी मम्मी के डांटने की आवाज़ सुनी कि क्यों कमीनों की तरह खाना बांध कर लाया है। इसमें उसने अपू की माँ और उसके परिवार को लेकर भी अपशब्द कहे, जिससे अपू को समझ नहीं आया कि सब में गलत क्या था। पढ़ाई लिखाई करने का मौका अपू को कम ही मिलता था। गांव भर में घूमना और मछलियां पकड़ना, इसी में उसका दिन बीत जाता। कभी कभी अपने चचेरे भाई सुरेश से मांगकर बांग्ला और अंग्रेजी किताबें पढ़ता था। अगर अंग्रेजी कुछ समझ नहीं आती थी तो सुरेश से पूछता भी था। उसने साथ में एक कुंजी भी ली हुई थी, जिससे भी वह पढ़ पढ़कर कहानी समझता था। देश विदेश के बारे में ऐसी जानकारी लेकर वहां की कहानियों के चरित्रों को वह जानने लगा था। एक दिन एक डोंगी लेकर वह और पटू दूर तक नदी में घूमने गए। बीच में आंधी तूफान बारिश से गुजरते हुए अपू ने अपनी कल्पना में बंगवासी अखबार की कहानी के चरित्र उस विलायती यात्री की तरह खुद को देखा। विभिन्न कहानियों के चरित्रों से वह अपने जीवन में कल्पना से रंग भरता था। इस सब में उसे असीम आनंद मिलता था। अपनी माँ और दीदी की तरह स्वप्न देखकर उन्हीं में संतुष्ट रहना उसने सीख लिया था। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। असल में अपू सोया नहीं था, वह जगा हुआ था। उसकी आंखें मुंदी हुई थीं, पर रात के समय माँ और बाप में जो बातचीत हो रही थी वह उसने सुन ली थी। वे यहाँ का बूदो बास उठाकर काशी जी जा रहे थे। पिताजी माँ से यह बता रहे थे कि इस देश के मुकाबले में काशी में कई सुविधाएं हैं। हरिहर कम उम्र में वहाँ बहुत दिनों तक रहा है। वहाँ वह बहुत से लोगों को जानता था। सब उसे जानते और मानते हैं। वहाँ चीज़ें भी सस्ती हैं। माँ ने इस पर बहुत आग्रह किया। उन स्वर्णिम देशों में कभी किसी को अभाव नहीं होता, जबकि यहाँ 12 महीने तकलीफ ही तकलीफ है। बस साहस करके वहाँ चले गए तो सारे दुख मिट जाएंगे। माँ का रुख तो यह था कि अगर कल जाना है तो आज ही चला जाए। यहाँ और एक भी दिन रहने की इच्छा नहीं है। अंत में यह तय हुआ कि बैसाख के महीने में उधर चल दिया जाए। सरजया ने गंगानंदपुर की सिद्धेश्वरी देवी से मानता मानी थी। कौन 3 कोस जाकर पूजा चढ़ाए, इसीलिए अब तक मानता पूरी नहीं हुई थी। अब की बार जब यहाँ से जाना ही था तो उससे पहले पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इसके लिए तलाश करने पर भी कोई आदमी नहीं मिला। अपू बोला, मैं पूजा चढ़ाऊंगा। उस गांव में मेरी फूफी रहती है, उनसे कभी भेंट मुलाकात नहीं हुई, इस बहाने से उनसे मिल भी आऊंगा। माँ बोली, चल बकवास मत कर, तू अकेले कैसे जा सकता है? यहाँ से कोई 4 कोस रास्ता है। अपू ने माँ के साथ बहस शुरू कर दी। मैं ऐसे हमेशा थोड़े ही घर घुसू बना रहूंगा। क्या मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा? क्या मेरे कान पैर नहीं हैं? सब हैं, पर तुम अकेले गंगानंदपुर कैसे जा सकते हो? तुम बड़े बहादुर हो ना। पर अपू ने इतनी रार मचाई कि उसी को भेजना पड़ा। सोना डांगा मैदान के सीने को चीरती हुई कच्ची सड़क थी। रास्ते के दोनों किनारों पर आग फूल के जंगल थे। लंबे सफेद डंठल फूलों के बोझ से झुककर घास पर लौट रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दोपहर में थोड़ी देर थी। पेड़ों की छाया छोटी होती जा रही थी। अपू के नंगे पैरों पर चिकनी मिट्टी की गर्मी लग रही थी। उससे उसे कुछ असुविधा नहीं हो रही थी। रास्ते के किनारे जंगलों और झाड़ियों में जाने कितने क्या क्या फूल लगे थे। साई बबूल के नए फूल सूर्य की तरफ मुंह करे हुए हैं। एक तरह के छोटे पेड़ों में लाल वन गूलर की तरह कोई फल
बहुत अधिक संख्या में पककर सुर्ख हो रहे थे। धूप से जली मिट्टी से जाने कैसी सोंधी सोंधी गंध आ रही थी। वह बीच बीच में झुककर झाड़ी के अंदर से खोजकर बैंची फल लेकर हाथ से सिले हुए लाल साटन के कुर्ते की जेबें भरे ले रहा था। चलते चलते उसका मन पुलकित हो उठता था। वह किसी को यह नहीं समझा सकता कि उसे यह धूप की जली मिट्टी की ताज़ी खुशबू, यह छाया भरी धूप, सूर्य के आलोक से उज्जवल मैदान, सड़क, पेड़ पालो, चिड़ियां, झाड़ियां, लटके हुए फूल और फलों के गुच्छे, केवाच, जंगली करेमा, नील, अपराजिता कितने प्रिय हैं। घर में उसका जी बिल्कुल नहीं लगता। यदि पिताजी यह कहें कि बेटा तुम सड़कों पर मारे मारे फिरते रहो तो बहुत आनंद रहे, उस हालत में वह इस तरह जंगली फूलों से लदी हुई छायादार झाड़ियों के नीचे से फाख्ता बोलते दूर जंगलों की ओर आंख रखकर इसी तरह कच्ची सड़क पर पैदल चलता ही जाए, चलता ही जाए, चलता ही जाए। बीच बीच में शायद बांस की झाड़ी का सरसर शब्द सुनाई पड़े, शाम की धूप के सुनहले सिंदूर से छिड़का हुआ भूभाग दिखाई पड़े और रंग बिरंगी चिड़ियों के गाने सुनाई पड़े। अपू का बचपन प्रकृति के साथ घनिष्ठ संपर्क में कट रहा था। कब एक ऋतु समाप्त होकर दूसरी ऋतु आती है और पेड़ पालों, आकाश, बतास, चिड़ियों की चहचहाट में उसकी वाणी गूंजती है, यह उसे पता लग जाता है। उसने ऋतु बदलने के साथ इच्छामती नदी के परिवर्तनशील रूप को देखा था। किस ऋतु के कारण जल, स्थल, अंतरिक्ष, फूल और फल में क्या परिवर्तन होता है, यह उसे भली भांति मालूम था। उसे इनके साथ यह घनिष्ठ संबंध प्रिय था। वह उन्हें छोड़कर जीवन की कल्पना नहीं कर पाता था। वह आंख के सामने यह विराट सुंदर तस्वीर रखकर बड़ा हो रहा था। ग्रीष्म की भयंकर गर्मी और उमस के अंत पर किस तरह सारे क्षितिज में नीले बादलों का गंभीर सुंदर रूप निखरता है। सूर्यास्त के समय किस प्रकार सोना डांगा के मैदान के ऊपर वाले आकाश में कितने रंग बिरंगे बादलों का खेल मचता है। भादों के अंत में खिलते हुए कांस के फूलों से भरा हुआ माधोपुर का विस्तृत किनारा, चांदनी रात में बांस की झाड़ी के नीचे किस प्रकार चांदनी की खानेदार जाली बनती है, यह सब उसे मालूम था। अपू की खिलती हुई किशोरावस्था के तगड़े और आग्रह से पूर्ण पवित्र मन पर इनके अनोखे विशाल सौंदर्य ने अमिट छाप छोड़ी थी। उसके हृदय में सौंदर्य पिपासा जगी थी और चुपके चुपके उसके कानों में अमृत का दीक्षा मंत्र इनसे प्राप्त हुआ था। अपू कभी अपने जीवन में इस शिक्षा को भूल नहीं सकता था। सारी जिंदगी सौंदर्य का पुजारी होने के व्रत में मानो अपने ही अनजान में मुक्त रूपा प्रकृति ने उसे धीरे धीरे दीक्षा दे दी थी। नदी डांगा के बांगड़ में कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे। वह कुछ देर खड़े होकर देखता रहा। गांव में एक काना भिकमंगा एक तारा बजाते हुए गीत गाकर भीख मांग रहा था। अपू को भी वह गाना आता है। उसने कितनी ही बार वह गाना गाया है। दिन दुपुरे चांदेर उदय रात पोहानो होलो भार। दिन की दोपहरी में चांद निकला है, रात का खत्म होना मुश्किल हो रहा है। वैष्णव बाबा इस गीत को बहुत सुंदर तरीके से गा लेते हैं। हरीशपुर में दाखिल होने पर उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक छोटे से छप्पर के नीचे पाठशाला लगी है। लड़के सुरताल से पहाड़ा याद कर रहे हैं। वह खड़ा होकर सुनने लगा। गुरुजी की उम्र कोई अधिक नहीं है। उसके गांव के प्रसन्न गुरुजी से उनकी उम्र बहुत कम है। और एक बात उसे बार बार याद आ रही थी, वह बड़ा हो गया है, अब छोटा नहीं है। जो छोटा होता तो उसे माँ अकेले ही छोड़ देती। अब तो बस चलना महज सामने की तरफ आगे चलना है। इसके अलावा आगामी महीने के इस दिन से वे कितनी दूर कहाँ चले जाएंगे। वह काशी जाने कहाँ है? वहीं। शाम की तरफ वह गंगानंदपुर पहुंच गया। मोहल्ले में पहुंचते ही पता नहीं उस पर दुनिया भर की शर्म ऐसी सवार हुई कि वह किसी की तरफ देख नहीं सका। किसी तरह साहस बटोर कर वह रास्ते पर दृष्टि रखकर सामने की ओर चलने लगा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि सब उसकी ओर देख रहे हैं, मानो यह सब जानते हों कि वह आज यहाँ आएगा। शायद ये लोग अपने मन में कह रहे थे, ये देखो, यह वही है, वह जा रहा है। वह जिस पोटली के अंदर नारियल का लड्डू बांध कर ले जा रहा था, उसका पता भी जैसे सबको था।
उसके फूफा कुंज चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं, यह भी वह किसी से नहीं पूछ सका। अंत में एक बुढ़िया को अकेले में पाकर उसने पता पूछा तो उसने घर बता दिया। घर के सामने का हिस्सा दीवार से घिरा हुआ था। आंगन में घुसने पर भी कोई नहीं मिला। वह दो एक बार खांसा, आवाज देने की हिम्मत उसमें कहाँ थी। वह चैत्र मास की तेज धूप में कब तक बाहर के आंगन में खड़ा रहता, पर कुछ देर बाद 18-19 साल की एक सांवली लड़की ने किसी काम से बाहर निकलते ही देखा कि दरवाजे के पास एक अपरिचित सुंदर लड़का हाथ में पोटली लिए कुछ छेपते हुए खड़ा है। लड़की ने विस्मित होकर कहा, लड़के, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? अपू अनाड़ी की तरह आगे बढ़ाया और उसने बड़े कष्ट से ये शब्द कहे, ये मेरा घर है, निशिचंदीपुर है। म, मेरा नाम अपू है। उसे ऐसा लगता था कि वह ना आता तो अच्छा रहता। शायद उसकी फूफी यह सोचे कि यह कहाँ से बलाए आ पड़ी, शायद बिगड़ पड़े। इसके अलावा यह किसे मालूम था कि अपरिचित स्थान में आकर बातचीत करना इतना मुश्किल होता है। उसके माथे पर पसीना आ गया। पर वह लड़की उसी समय दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़कर बड़े आदर के साथ सहन में ले गई। उसने यह पूछा कि उसके माँ बाप कैसे हैं। ठुड्डी में हाथ लगाकर उसने दुलार की बहुत सी बातें कहीं। यद्यपि उसने कभी अप्पू की दीदी को नहीं देखा था, फिर भी उसने दीदी के नाम पर बहुत दुख प्रकट किया। उसने अपने हाथ से उसका कुर्ता खोल दिया, फिर हाथ मुंह धुलाकर सूखे अंगोछे से पोंछकर जल्दी से एक गिलास चीनी का शरबत पेश कर दिया। अपू ने सोचा था कि फूफी जाने कितनी बड़ी होगी, पर वह तो बहुत कम उम्र निकली। राजी की दीदी से कुछ ही बड़ी थी। उसकी फूफी भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रही थी। दूर से रिश्ते का भतीजा इतना सुंदर है और उसकी उम्र इतनी कम है, यह फूफी को शायद इससे पहले पता नहीं था। इसीलिए बगल के मकान से जब एक पड़ोसी ने आकर अप्पू का परिचय पूछा तो उसने गर्व के साथ कहा, मेरा भतीजा है, निशिचंदीपुर में घर है, चचेरे भाई का लड़का है। रिश्ता बहुत ही करीब है, फिर भी आना जाना कम है, बस यही बात है। बाद में उसने गर्व के साथ फिर अप्पू की तरफ देखा। उसके कहने का मतलब यह था, देखो मेरा भतीजा देखने में कैसा राजकुमार लगता है, अब समझ लो कि मैं किस हैसियत की और किस खानदान की लड़की हूं। संध्या के समय कुंज चक्रवर्ती घर आए। मरगिल्ला सुकड़ा हुआ सूखा चेहरा, उम्र का कुछ पता नहीं लगता था। फूफी को देखकर जैसे वह झेप गया था। फूफा को देखकर उसी प्रकार से उसे भय हुआ। बचपन में वह जिस प्रसन्न गुरुजी के पास पढ़ता था, यह चेहरा कुछ वैसा ही था। ऐसा मालूम हुआ जैसे यह आदमी अभी यह कह सकता है, अरे तू बहुत बड़बोला है। अगले दिन सवेरे उठकर अप्पू मोहल्ले में इधर उधर टहलाया। चारों तरफ जंगल था, जमीन खाली पड़ी थी, दूब व घास तो लगभग थी ही नहीं। ऐसा जंगल था, एक मकान यहाँ है तो जंगल से घिरी पगडंडी के बाद फिर एक दूसरा मकान वहां है। कई जगह उसने देखा कि पगडंडी लोगों के आंगन के अंदर से गई है। उसने अपनी उम्र वाले कुछ लोगों को खेलते जरूर देखा, पर सभी उसकी तरफ मुंह बनाकर ऐसे ताक रहे थे कि उनके साथ बातचीत शुरू करना तो दूर रहा, वह उनके मुंह की तरफ देख भी नहीं सका। फूफी के घर लौटने में उसे कुछ विपत्ति का अनुभव हुआ। इतना सवेरे उसकी माँ उसे चिवड़ा, लाई, नारियल का लड्डू या बासी भात खाने के लिए देती थी, पर यहाँ वे क्या देंगे। कल रात को भात खाते समय दूध के साथ संदेश खरीद कर दिया था। आज अगर वह अभी लौटे तो शायद वे यह समझें कि लड़का बहुत पेटू है, इसीलिए खाने के लालच में इतना सवेरे घर लौटा। नित्य पकवान खाना कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। नहीं, वह घर नहीं लौटेगा। और थोड़ी देर रास्ते में घूम घाम कर वह भात खाने से कुछ देर पहले घर लौटेगा, पर अपरिचित स्थान में कितनी देर वह कहाँ रहे, यह भी तो एक मुसीबत है। अंत में चहलकदमी करते हुए घर पहुंचा। एक 6-7 साल की लड़की एक कांसे की कटोरी हाथ में लेकर घर में घुसकर आंगन से ही पुकार रही थी, ताई जी, लौकी बनाई है क्या? मुझे थोड़ी दोगी? अपू की फूफी कमरे के अंदर से ही बोली, कौन है रे गुलकी? नहीं, उस जून बनाऊंगी, आकर ले जाना। गुल की कटोरी नीचे रखकर सहन के किनारे खड़ी रही। सिर के बाल
लड़कों की तरह छोटे छोटे कटे हुए थे, पर थे बाल बहुत। उसने मैली सी साड़ी पहन रखी थी, सिर में तेल नहीं पड़ा था, रंग सांवला था। उसने अप्पू की तरफ देखा, फिर न जाने क्या समझकर एकाएक मुस्कुराई और फिर कटोरी उठाकर चलती बनी। अप्पू ने पूछा, फूफी, ये किसकी लड़की है? कौन? गुलकी? उसका घर यहाँ नहीं है, उसके माँ बाप कोई भी कहीं नहीं है। निवारण मुखर्जी की स्त्री, जिसका बगल में ही घर है, दूर के रिश्ते में उसकी ताई लगती है, वहीं रहती है। अगले दिन मोहल्ले के एक लड़के ने आकर उससे परिचय किया और अपने साथ में ले जाकर उसे गांव के सारे मोहल्ले दिखलाए। घर लौटते हुए उसने देखा कि वह अनाथ लड़की गुलकी पगडंडी के किनारे पैर फैलाकर अकेले अकेले कुछ खा रही है। उसे देखकर उसने जल्दी से आंचल समेटना चाहा। आंचल में बहुत से मौलछड़ी के अधपके फल थे। अप्पू ने इस बीच में फूफी से इसका और भी परिचय मालूम किया था। निवारण मुखर्जी की स्त्री उससे अच्छा सलूक नहीं करती, वह कोई भली स्त्री नहीं है। फूफी ने कहा था, ताई नहीं है, पूरी रणचंडी है, कभी कभी खाने को भी नहीं देती, इसीलिए वह इधर उधर मांग मूंग कर खाती फिरती है। उसके अपने ही बहुत से लोग जिनको खाने को नहीं जुटता, फिर पराये की कौन कहे। गुलकी को देखकर अप्पू के मन में बिल्कुल झेप पैदा नहीं होती। नन्ही सी लड़की है, हाय, उसका कोई नहीं है। अप्पू के मन में बड़ी इच्छा हुई कि वह उससे जान पहचान करे। उसने पास जाकर कहा, ए लड़की, देखूं तू आंचल में क्या छिपा रही है? गुलकी एकाएक आंचल समेट मुस्कुरा कर दौड़ पड़ी। उसका रंग ढंग देखकर अप्पू को हंसी आ गई। लौटते समय गुलकी के आंचल के मौलछड़ी फल गिरते चले जा रहे थे। उन्हें बटोरते हुए अप्पू बोला, गिर गए, सब गिर गए। ओ लड़की, अपनी मौलछड़ी ले जा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओ लड़की। गुलकी तब तक 9-2-11 हो गई थी। वह पोखर में नहाकर बैठा था कि उसने देखा कि पीछे के दरवाजे की आड़ से गुलकी जरा झांक रही है और फिर मुंह छिपा रही है। उसके साथ आंखें चार होते ही गुलकी मुस्कुरा पड़ी। अप्पू खड़ा होकर बोला, अभी तुझे पकड़ता हूं। कहकर वह दरवाजे की ओर दौड़ा। गुलकी पीछे न ताककर अब सीधे पोखर के किनारे की ओर दौड़ी, पर अप्पू से कहां पार पाती। जब उसने देखा अब दौड़ना व्यर्थ है, तब वह खड़ी हो गई और अप्पू ने उसका झोंटा पकड़ लिया और बोला, बड़ी दौड़ लगाने वाली बनी है लड़की, तू क्या खाकर मेरे साथ दौड़ेगी? गुलकी पहले पहल डरी थी और वह शायद उसे मारेगा, पर अप्पू ने झोंटा छोड़कर हंस दिया। इससे वह समझ गई कि यह एक खेल है। वह फिर पहले की तरह खिलखिलाकर हंसने लगी। अप्पू को बड़ी दया आई। उसकी हंसी में इस बात का मानो आभास था कि वह अप्पू से परिचय करना चाहती है, खेलना चाहती है, पर अभी बच्ची है, बात नहीं कर पाती है। इसलिए इस तरह से दूर से झांककर, मुस्कुराकर तथा दौड़ लगाकर अपनी इच्छा व्यक्त करती है। उसे दूसरा ढंग आता ही नहीं। यह जैसे उसकी दीदी ही है। शायद इस उम्र में दीदी ऐसी ही थी। इस तरह आंचल में बेर बेल बैंची बांधकर अपने मन से फिरती रहती थी। न उसको कोई समझता था, न देखता था। इसी तरह की पेटू और बुद्धिहीन छोटी लड़की। अप्पू ने सोचा कि इसके साथ कोई नहीं खेलता, हम इससे खेला करें। हाय, यह बेचारी बिना माँ बाप की दुखिया लड़की है, मारी मारी फिरती रहती है। उसने गुलकी का झोंटा छोड़कर हाथ पकड़ते हुए कहा, गुलकी, खेलेगी? चल पोखर के किनारे चलें। नहीं, तू एक काम कर, मैं तुझे पकड़ूंगा और तू दौड़ेगी। वह कटल का पेड़ धैया है ना, आजा। हाथ छोड़ते ही गुलकी फौरन ही नीची होकर दौड़ पड़ी। अप्पू चिल्लाकर बोला, अच्छा जा, जितनी भी दूर जाते बने, मैं तुझे पकड़ लूंगा। अच्छा तू जा चुकी ना, अब देख। कहकर वह सांस रोक कर दौड़ा। सन। गुलकी ने पीछे की ओर अप्पू को दौड़ते देखकर जितना भी उससे बन पड़ा दौड़ी, पर अप्पू ने थोड़ी देर दौड़कर ही पकड़ लिया। तू बहुत दौड़ने वाली है ना, और मेरे साथ तेरी एक नहीं चलेगी। चल हम लोग चोर पुलिस खेलें। तू चोर बन, कटहल का पत्ता चुराकर भाग और मैं पुलिस बनकर तुझे पकड़ूंगा। गुलकी खुशी के मारे फूली नहीं समाती थी। शायद वह मन ही मन चाहती थी कि सुंदर लड़के के साथ उसका परिचय हो। उसने सिर हिलाकर
तसल्ली देने के लहजे में कहा, चियां लोगे? अपू ने मन ही मन सोचा कि किसानों के गांव में रहकर उसने इस प्रकार की बातचीत सीखी है। उसके गांव में ग्वाले तथा सदगोप इसी तरह की बात करते हैं। दोपहर के समय जब उसकी फूफी ने बुलाया तो पीछे पीछे गुलकी भी आई। अपू का खाना खत्म हो जाने पर उसकी फूफी ने पूछा, गुलकी, तू भात खाएगी? तो अपू की पत्तल में बैठ जा, केले के फूल का घंट है, डाल दे रही हूं। अपू ने सोचा कि हाय, जो मुझे मालूम होता कि वह मेरी पत्तल में खाने बैठेगी तो उसके लिए मछली के 2-1 कत्तल भी छोड़ देता। गुलकी ने एक बार भी मना नहीं किया और बेशरम की तरह खाने बैठ गई। उसने बहुत सा भात मांगकर दाल में सान लिया और फिर बड़ी देर तक बैठे रहने पर भी जब सारा भात नहीं खा पाई तो उसने पत्तल के किनारे ढेर लगा दिया। फिर भी उठने का नाम नहीं ले रही थी। तब अपू की फूफी ने हंसकर कहा, गुलकी, और मत खा, तेरी सांस उखड़ रही है, ले उठ, देख तो कितना भात खराब कर दिया, तेरी भूख तो बस देखने की है। कहकर फिर बोली, अपनी ताई का ढंग तो देख, इतनी देर हो गई, नन्ही सी लड़की है पर भात खाने के लिए नहीं बुलाती। गैर भले ही हो पर है तो नन्ही सी। अपू शनिचर के दिन सिद्धेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा चढ़ाने गया। पुरोहित जी की सफेद लंबी दाढ़ी सीने तक पहुंची थी, सौम्य चेहरा था। उनकी विधवा लड़की बाप के साथ साथ आती है, पूजा का प्रबंध कर देती है और बूढ़े बाप को सहायता देती है। लड़की बोली, ओ लड़के, 4 पैसे दक्षिणा क्यों दी? इतने से नहीं होगा, चढ़ाने की पूजा में 2 आने लगेंगे। अपू बोला, पर माँ ने तो 4 ही पैसे दिए हैं, मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने केले और मूली के कुछ टुकड़े चुनकर एक पत्ते में लपेटकर उसके हाथ में देते हुए कहा, इसमें देवी का प्रसाद है, बेलपत्ता और सिंदूर भी है, अपनी घर की स्त्रियों को देना। अपू ने सोचा कि ये अच्छे लोग हैं, पैसे होते तो और भी 2 पैसे देता। वह फूफी के घर से लौटकर बाहर के सहन में चांदनी में बैठकर फूफी के साथ पूजा की बात कर रहा था। इतने में गुलकी के घर से गुलकी की चीख सुनाई पड़ी, ताई जी, इतना ना मारो, अरे बाप रे, ताई जी मेरी पीठ से खून निकल रहा है, और ना मारो। साथ ही साथ दूसरी कर्कश चीख सुनाई पड़ी, हरामजादी, बदमाश, तू चौधरी के घर खाना खाने गई थी, तू इतनी पेटू है जो आज मैं तेरे पेटूपन को कलछुल जलाकर दाग न दूं। लोगों के घर मांगती खाती फिरती है और यह हरामजदगियां देखकर भी नहीं देखती और कहती है कि मैं खाने नहीं देती। आफत कहीं की, तुझे घर में खाने को नहीं मिलता? आज मैं तुझे। अपू की फूफी ने कहा, सुन रहा है किस तरह ढाल ढाल कर बातें कहती है। सच कहो तो बस फिर मेल मिलाप खत्म हो जाता है, सच कहे कि बस बुरे हो गए। अपू का मन पछाड़ खा रहा था। गला रुंध जाने के कारण उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। अगले दिन संध्या से कुछ पहले खाना आदि समाप्त कर अपू गालों के मोहल्ले की तरफ चला। उसके फूफा ने तय कर दिया था कि गांव से एक गाड़ी तंबाकू लेकर नवाबगंज जाएगी। उस गाड़ी पर वह संध्या समय चढ़े तो सवेरे की तरफ वह निशिचंद्रपुर के रास्ते में उतार देगी। अपू थोड़ी ही दूर गया था कि ब्राह्मण टोली के रास्ते पर गुलकी के साथ भेंट हुई। वह संध्या समय खेलकर घर लौट रही थी। अपू बोला, आज मैं घर जा रहा हूं, तू दिन भर कहाँ थी, खेलने नहीं आई? पर गुलकी अविश्वास की हंसी हंस रही है। यह देखकर उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं, यह रही पोटली, कार्तिक ग्वाले के घर से गाड़ी पर सवार हो जाऊंगा, थोड़ी दूर तक मेरे साथ चलना। गुलकी पीछे पीछे बहुत दूर तक गई। ब्राह्मण टोले के बाद एक खुला मैदान पड़ता था। गुलकी उस मैदान तक गई। उसने अपू के लाल साटन के कुर्ते की ओर उंगली दिखाते हुए पूछा, तुम्हारा ये लाल कुर्ता कितने पैसों का है? अपू ने हंसकर कहा, 2 रुपए, तू लेगी? गुलकी मुस्कुराई, जिसका मतलब यह था कि तुम दो तो मैं अभी लूं। सामने की ओर दृष्टि दौड़ाते ही उसने देखा कि जहां मैदान खत्म होता है वहां पेड़ों के बीच से सूर्यास्त की आभा दिखाई पड़ रही है। फौरन ही उसे याद हो गया कि अगले महीने इस दिन वे कहाँ होंगे, कितनी दूर चले जाएंगे। बाद को गुलकी से बोला, गुलकी, अब तू लौट जा, बहुत दूर आ गई है, फिर आऊंगा तो भेंट होगी। क्यों, होगी ना?
शायद और नहीं आऊँगा। हम लोग बैसाख के महीने में काशी चले जाएंगे और वहीं बस जाएंगे। कुल्की और एक दफे मुस्कुराई। उस दिन पूर्णिमा या चतुर्दशी ऐसी ही कोई तिथि थी। वह इसके बाद फिर कभी नहीं आया, पर बचपन में अकेले प्रवास में जाने का यह चित्र बहुत दिनों तक उसके मन में बना रहा। मैदान वाले सीधे रास्ते के छोर पर पेड़ों की आड़ में कहीं पूर्ण चंद्र उदित हो रहा था। पूर्ण चंद्र या चतुर्दशी का चांद, यह उसे ठीक ठीक याद नहीं था। और पीछे पीछे थोड़े दिन से परिचिता, अनाथ, भोली भाली बालों के बड़े बड़े गुच्छों वाली एक छोटी सी लड़की उसे विदाई देने आई थी। हरिहर ने बैसाख मास के आरंभ में निशिचंदीपुर से बूदो बास उठाने का निश्चय कर लिया। जिन चीजों को वह साथ नहीं ले जा सकता था, उन्हें बेचकर उससे अपने बहुत से फुटकर कर्ज अदा कर दिए। पुराने जमाने की कटहल की लकड़ी का एक बड़ा सा तख्त, संदूक तथा पीढ़े घर में कई थे। खबर मिलते ही उस मोहल्ले से भी खरीदार आए और सस्ते दामों पर चीजें खरीद कर ले गए। गांव के बड़े बूढ़े आकर हरिहर को समझा बुझाकर रोकने की चेष्टा करने लगे। उन लोगों ने मुंह जबानी इसका भी एक लेखा जोखा सामने रख दिया कि यहाँ दूध और मछली कितनी सस्ती है और कैसे यहाँ थोड़े ही खर्च में गृहस्थी चल सकती है। बस एक राजकृष्ण भट्टाचार्य की स्त्री सावित्री व्रत के उपलक्ष्य में न्योता देने आकर बड़ी देर तक बातचीत के बाद बोली, भाई यहाँ धरा ही क्या है जो मैं रह जाने के लिए कहूँ। इसके अलावा एक जगह जड़ जमा कर रहना भी तो कोई अकल की बात नहीं। सो तो मैं अपने ही दृष्टांत से जानती हूँ। मन छोटा हो जाता है और मन की बढ़ती रुक जाती है। अब की बार इच्छा तो है कि चंद्रनाथ तीर्थ हो आऊंगी, पर देखूं ईश्वर की क्या इच्छा है। रानी ने जो बात सुनी तो अपू के घर पर आई। अपू से बोली, क्यों रे अपू, तू गांव छोड़कर जा रहा है? बात सच्ची है? अपू बोला, रानी दीदी सच है, माँ से पूछो। फिर भी रानी ने विश्वास नहीं किया। अंत में सरजया के मुंह से सारी बात सुनकर वह दंग रह गई। उसने बाहर के आंगन में अपू को बुलाकर कहा, कब जाएगा रे? इस बुधवार के अगले बुधवार। कभी आएगा नहीं? रानी की आंखों में आंसू भर गए। बोली, तू कहा करता है कि हम लोगों का निशिचंदीपुर गांव बहुत अच्छा गांव है, ऐसी नदी और ऐसा मैदान कहीं नहीं है, तो तू गांव छोड़कर कैसे जाएगा? अपू बोला, मैं क्या करूं, मैंने जाने की बात थोड़ी ही कही। पिताजी वहां बसना चाहते हैं, यहां हम लोगों का चलता जो नहीं है। रानी दीदी, मैं अपनी लिखी हुई कॉपी तुम्हें दे जाऊंगा, शायद बड़े होने पर फिर भेंट हो। रानी बोली, तूने मेरी कॉपी वाली कहानी भी खत्म नहीं की, ना उसमें तूने हस्ताक्षर ही किए। तू अजीब लड़का है अपू। आंसू दबाकर रानी जल्दी जल्दी लंबे लंबे डग भरते हुए घर से बाहर चली गई। अपू नहीं समझ पाया कि रानी दीदी झूठ मूठ क्यों नाराज हो गई। वह कोई अपनी इच्छा से देश छोड़कर थोड़े ही जा रहा था। पनघट पर पट्टू के साथ अपू की बातचीत हुई। पट्टू को भी बात मालूम नहीं थी। अपू के मुंह से सारी बात सुनकर उसका मन बहुत क्षुब्ध हुआ। उतरे हुए चेहरे से उसने कहा, मैंने तेरे लिए पानी में उतरकर कितनी मेहनत से सेवार हटाकर रास्ता बनाया, तू एक दिन वहां मछली नहीं पकड़ेगा? अब की बार रामनवमी की झांकी, चड़क पूजा और गोष्ठी विहार थोड़े थोड़े दिन में पड़े। हर साल इन दिनों अपू का हृदय अपूर्व तथा संयत आनंद से लहराता था। वह और उसकी दीदी खाना पीना भूल जाते थे। अब की बार भी अपू की तरफ से इसमें कोई कसर नहीं रही। चड़क के दिन गांव की वह अतूरी बुढ़िया मर गई। आजकल जिस नए मैदान में चड़क का मेला लगता है, उसी के पास अतूरी बुढ़िया का वह 2 छप्पर वाला घर है। वहां बहुत से लोग जमा थे। यह देखकर वह भी गया। एक बार वह इसी अतूरी डायन के डर से बांस के जंगल के बीच से दौड़ा था। उन दिनों वह बहुत छोटा था। अब उसकी बात याद आने पर हंसी आती है। अब उसे अनुभव हुआ कि अतूरी बुढ़िया न तो डायन है न और कुछ है। वह गांव के किनारे पर बस्ती के बाहर अकेली रहती थी। गरीब थी, असहाय थी। न उसके लड़का था न लड़की। देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। जो होता तो आज दिन भर उसकी लाश पड़ी थोड़े ही रहती। तो क्या मुर्दा उठाने के लिए लोग न मिलते? पांचों मल्लाह के लड़के ने एक हंडिया बाहर निकालकर उसका सामान नीचे गिराया तो उस हंडिया में सूखा अमचूर था। बुढ़िया आंधी में गिरे हुए आम इकट्ठा कर उनका अमचूर और फाके बनाती थी और उन्हीं को हाटों में बेचकर गुजारा करती थी।
अपू यह जानता था क्योंकि विगत रथ यात्रा के मेले पर उसने उसे टोकरी फैलाकर आम की फांके बेचते हुए देखा था। अब की चड़क कुछ सूना लग रहा था। गत वर्ष भी चड़क के बाजार में दीदी ने नया खिलौना खरीदा था और उस पर बड़ी खुशी मनाई थी। याद है, उस दिन सवेरे दीदी के साथ उसका झगड़ा हुआ था। शाम के समय उसकी दीदी बोली, मैं पैसा दूंगी, तुम मेले से सीता हरण का एक चित्र ले आना। अपू ने बदला लेने के लिए कहा, सब फीके और बेकार चित्र ही तुझे पसंद आते हैं, इसके बजाय राम रावण युद्ध का एक चित्र खरीदना ले। उसकी दीदी बोली, तुझे तो बस हरदम लड़ाई ही चाहिए, अजीब लड़का है, क्या तुझे देवी देवता के चित्र पसंद नहीं आते? अपू को कभी भी अपनी दीदी की कला संबंधी अनुभूति पर श्रद्धा नहीं थी। जब उनके घेरे पर रांचिता फूल लाल लाल होकर खिले थे, तब दीदी का चेहरा याद पड़ता था। चिड़ियों के चहचहाने में और अभी अभी खिले हुए ओड़ कलमी फूल के झकोरों से दीदी की बात याद आती है। ऐसा लगता है जैसे जिससे इन बातों की चर्चा हो सकती थी और जो इस चर्चा से खुश होती, वह कहीं चली गई है, पता नहीं कितनी दूर। और कभी कभी वह इन सब चीजों को लेकर खेलने नहीं आएगी। मेले के शोरगुल के अंदर से किसी की बहुत सुंदर बांसुरी सुनाई पड़ रही थी। उसे नया सुर बहुत पसंद आता है। उसने खोज निकाला कि माल टोला का हारान माल बांस की बांसुरियों का एक बंडल बेचने के लिए लाया है और इश्तिहार के रूप में स्वयं एक बांसुरी बजा रहा है। अप्पू ने पूछा, एक का क्या दाम होगा? हरान माल उसे खूब पहचानता है। वह कितनी ही बार उनके रसोई घर का छप्पर छाने जा चुका है। उसने पूछा, मैंने सुना है कि तुम लोग गांव छोड़कर जा रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो जी? अपू ने 1.5 पैसे देकर बांस की एक बांसुरी खरीदी, फिर बोला, तुम किस छेद में उंगली दबाते हो हरान चाचा, ये तो बताओ, एक बार दिखला तो दो। याद आती है कि एक बार अपू की नींद रात में टूट गई थी और वह बहुत देर तक जगता रहा। दूर नदी में अंधेरी रात में मल्लाहों के द्वारा जाल डाले जाने और उन्हें खींचने की एक रस आवाज आ रही थी। ऐसे समय सुनाई पड़ा कि कोठी वाले रास्ते की तरफ रात को कोई खुलकर गाते हुए जा रहा है। कोठी वाले मैदान के रास्ते में अधिक रात को कोई चलता नहीं है, फिर भी आधी रात की हालत में उसने कितनी ही बार गहरी रात की चांदनी में अज्ञात पथिक के कंठ से मधुकान के पद और उनकी ताने सुनी हैं। पर उस बार उसने जो कुछ सुना था वह बिल्कुल ही नया था। वह उस सुर को सीख नहीं पाया था। आधी नींद में दो नींदों के बीच के मार्ग से चलकर सुर लक्ष्मी कहाँ अंतर ध्यान हो गई, इसका कोई पता उसे नहीं मिला था। फिर भी अपू उस रात की अनुभूति की बात किसी तरह नहीं भूल सकता। चड़क देखकर विभिन्न गांव के किसानों के लड़के बच्चे रंगीन कपड़े कुर्ते कोरी साड़ी पहनकर कतार बांधकर लौट रहे थे। लड़के बांसुरी बजाते चल रहे थे। गोष्ठ विहार का मेला देखने के लिए 4-4 5-5 कोस से भी लोग आए थे। सबके हाथ में कोई ना कोई चीज थी। शोले की चिड़िया, लकड़ी की गुड़िया, रंगीन कागज का पंखा, फूलदार हंडिया, रंगीन कपड़े या ऐसी ही कोई चीज। चीनीवास यानी श्रीनिवास वैष्णव ने मेले के अंदर पकौड़ियों की दुकान खोली थी। उसकी दुकान से 2 पैसे की तेल में तली हुई चीजें लेकर अपू घर की तरफ चला। लौटते लौटते उसके मन में यह प्रश्न आया कि वे जहां जाकर बसने वाले हैं, क्या वहां भी इस प्रकार गोष्ठ विहार होता है? शायद उसे अब चड़क का मेला नसीब ना हो। उसने सोचा कि यदि वहां चड़क ना होता हो तो पिताजी से कहूंगा कि मैं मेला देखूंगा, इसलिए चलो निशिचंदीपुर चलें। ना हो 2 दिन चाची जी के यहाँ रह जाऊंगा। चड़क के अगले दिन माल टाल की बंधाई शुरू हो गई। कल दोपहर को खाने के बाद रवाना होना है। संध्या समय रसोई घर के सहन में उसकी माँ उसके लिए गर्म पराठे बना रही थी। नीलमणि ताव के परित्यक्त घर घूरे में नारियल के पेड़ के पत्ते चांदनी में चमचमा रहे थे। देखकर अपू का मन बहुत दुखी हो गया। उसने दिनों से नए देश में जाने के लिए मन में जो उत्साह रखा था, जाने का दिन जितना ही पास आता जाता था वह उतना ही घटता जाता था और आसन्न बिछोह की गहरी व्यथा से उसका मन दुखी होता जा रहा था। यह रहा उसका घर घूरा, यह रही बांस की झाड़ियां, पलीताखोर आम का बाग, नदी का किनारा, दीदी के साथ वन भोजन करने का वह स्थान। उसे इन सबसे कितना प्यार है। वह जहां जा रहा है क्या वहां नारियल के ऐसे पेड़ होंगे?
उसने जब से होश संभाला तब से नारियल के इस पेड़ को यहीं देख रहा है। चांदनी रातों में उसके पत्ते कितने प्यारे लगते हैं। इन्हीं दिनों चांदनी में इसी सहन में बैठकर चांदनी की छटा वाली नारियल की डालों की ओर देखते हुए वह कितनी ही बार दीदी के साथ 10-25 खेलता रहा है। कितनी ही बार मन में यह विचार आया है कि यह निशिचंदीपुर कितना सुंदर देश है। वह जहाँ जा रहा है, क्या वहां भी रसोई घर के सहन के किनारे जंगल से मिलता हुआ इस तरह का नारियल का पेड़ है? क्या वहां वह मछली पकड़ सकेगा, आम बीन सकेगा, डोंगी खे सकेगा, रेल रेल खेल सकेगा? क्या वहां कदम्ब तल्ले के साहब घाट की तरह घाट होंगे? क्या वहां रानी दीदी होगी, सोना डांगा का मैदान होगा? वे यहाँ अच्छे खासे तो थे, फिर इस देश को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? दोपहर के समय एक कांड हो गया। उसकी माँ सावित्री व्रत का न्योता जीमने गई थी। हरिहर खाना खाकर बगल के कमरे में सो रहा था और अपू कमरे के अंदर ताखे के ऊपर की चीजों को देख रहा था कि इनमें से कितनी ले जाई जा सकती हैं। ऊंचे ताखे पर वह मिट्टी का कलसा हटाने लगा तो उसके अंदर से कोई चीज निकलकर फर्श पर गिर गई। वह नीचे उतरा और उसने जो उस चीज को उठाकर देखा तो वह दंग रह गया। धूल और मकड़ी का जाला लगा होने पर भी वह क्या वस्तु है और उसका इतिहास क्या है, यह जानने में उसको तनिक भी देर नहीं लगी। यह वही छोटी सी सोने की डिबिया थी जिसकी चोरी पर साल संझली मालकिन के घर से हुई थी। दोपहर को कोई घर पर नहीं था। वह डिबिया हाथ में लेकर बड़ी देर तक अन्य मनस्क होकर खड़ा रहा। बैसाख की दोपहर की गर्म धूप भरी एकांतता में बांस की झाड़ी की साएं साएं बहुत दूर की वार्ता की तरह कान में आती थी। उसने अपने ही मन में कहा कि कमबख्त दीदी ने चुरा कर उसे कलसे के अंदर छिपा रखा था। थोड़ी देर तक वह सोचता रहा। बाद में धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की ओर जाकर खड़ा हो गया। ऐसा लगा कि बहुत दूर तक बांस की झाड़ी जैसे दोपहर की धूप में पिनक में झूम रही है। वह शंख चील किसी पेड़ की फुनगी पर रसा रसा कर बोल रही है, मानो द्वैपायन झील में छिपे हुए प्राचीन युग के उस पराजित अभागे राजकुमार की वेदना से करुण मध्याह्न था। थोड़ी देर खड़ा रहकर उसने हाथ की डिबिया को एक ही झटके में बांस की घनी झाड़ियों में फेंक दिया। उसकी दीदी जब भुलुआ कुत्ते को पुकारती थी तो वह जिन घनी झाड़ियों में से हाँफते हुए तीर की तरह आता था, ठीक उसी के आसपास सूखे बांसों और पत्तों के ढेर में पैंची की झाड़ियों में जाने कहाँ वह लुप्त हो गई। वह मन ही मन बोला कि रही वह डिबिया यहाँ पर, कभी किसी को इसका पता नहीं मालूम होगा। भला वहां कौन जाने वाला है? अपू ने सोने की डिबिया की बात किसी से नहीं बताई, आगे भी नहीं बताई, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं बताई। कुछ दिन ढलने पर हीरो गाड़ीवान की बैलगाड़ी रवाना हुई। सवेरे की तरफ आसमान में कुछ कुछ बादल थे, पर 10 बजे से पहले ही बादल छंट गए और बैसाख की दोपहर की धूप पेड़ पालों पर जैसे आग बरसाने लगी। पटू गाड़ी के पीछे पीछे बड़ी दूर तक आया था। बोला, अपू भैया, अब की बार दशहरे में नौटंकी का बहुत अच्छा दल बुलाया जा रहा है, तुम देख नहीं पाओगे? अपू बोला, तू कार्यक्रम का एक कागज ज्यादा ले लेना और मुझे भेज देना। फिर चढ़क के मैदान के किनारे से रास्ता था। मेला लगने के चिन्ह स्वरूप सारे मैदान में कटे हुए कच्चे नारियलों के छिलके पड़े हुए थे। न जाने किन लोगों ने मैदान के किनारे खाना पकाया था, इसीलिए आग से स्याह पड़े हुए मिट्टी के ढेले और एक किनारे पर कालिख लगी हुई नई हंडिया पड़ी थी। हरिहर चुपचाप बैठा था। उसके मन में अजीब भावनाएं लहरा मार रही थीं। क्या यह काम ठीक रहा? कितने दिनों का पुश्तैनी घर घुरा बगल वाले घर में तो धूमधाम कब की खत्म हो गई। अब खंडहर मात्र बाकी था। पर इस घर में जो मिट्टी का दिया फिर भी टिमटिमा रहा था, वह भी आज संध्या से हमेशा के लिए बुझ गया। पिता रामचंद्र तर्क वागीश स्वर्ग से देखकर क्या सोचेंगे? गांव का अंतिम घर है अतुरी बुढ़िया का वह धोत छप्पर वाला घर। जब तक दिखाई पड़ा, अपू मुंह बाकर उसे देखता रहा। इसके बाद ही बड़े से खजूर बाग की बगल से गाड़ी एकदम से असाढ़ू जाने वाली सड़क पर चढ़ गई। गांव समाप्त होने के साथ ही सरजया को ऐसा लगा जैसे सारी गरीबी, सारी हीनता, सारा अपमान पीछे रह गया और अब सामने नई गृहस्थी, नया जीवन और खुशहाली है। धीरे धीरे धूप ढलने लगी। उस समय गाड़ी सोना डांगा के मैदान के अंदर से जा रही थी।
हरिहर ने मैदान के अंदर के एक बहुत बड़े पीपल को दिखाते हुए कहा, वह देखो, ननद तालाब का डाकुओं वाला पीपल। सर जया ने जल्दी से मुंह निकाल कर देखा। रास्ते से कुछ दूरी पर एक ढलान वाली जमीन के किनारे विशाल पीपल चारों तरफ दाढ़ी फैलाकर बैठा हुआ था। उसने बूढ़ा ब्राह्मण और उसके बालक पुत्र की कहानी कितनी ही बार सुनी थी। आज से 50 साल पहले उसके ससुर के पूर्वजों ने इसी संध्या समय उस पीपल के नीचे निरीह ब्राह्मण तथा उसके भोले भाले लड़के को धन के लोभ से निष्ठुरता के साथ मारकर बगल की उस ढलान वाली जमीन में, जहां कभी ननद तालाब था, गाड़ दिया था। लड़के की माँ शायद लड़के के घर लौटने की आशा में कितने मास और कितने साल व्यर्थ में प्रतीक्षा करती रही, पर वह लड़का फिर नहीं लौटा। बाप रे! सर जया की आंखों पर एकाएक अंधेरा छा गया और उसका गला रुंध गया। सोनाडांगा का मैदान इस इलाके का सबसे बड़ा मैदान है। यत्र तत्र झाड़ियां, सेमल और बबूल के पेड़ थे। खजूरों के पेड़ में खजूर के गुच्छे लटक रहे थे। अमलतास के पेड़ झकोरे खा रहे थे। चारों ओर बहु कथा कहो और पी पी सुनाई पड़ता था। दूर तक फैले हुए मैदान पर अलसी के फूल के रंग की तरह घना नीला आकाश औंधा होकर मानो गिरा हुआ था। दृष्टि कहीं भी बाधाग्रस्त नहीं होती थी। घनी हरी घास से ढके हुए ऊंचे नीचे मैदान में कहीं भी कोई बस्ती नहीं थी, पर चारों तरफ पेड़ पालों और झाड़ियां ही झाड़ियां थी। विशाल मैदान अपनी हरियाली में मस्त पड़ा था और सामने कच्ची सड़क गृह त्यागी उदास बाउल की तरह दूर तक मनमाने ढंग से टेढ़ी तिरछी होकर चली गई थी। थोड़ी दूर जाकर मधुखाली का गड्ढा पड़ा। पुराने जमाने की कोई नदी सूखकर अपने जीवन के मार्ग का पद छिन्न छोड़ गई है। इस समय लुप्त नदी का विशाल गड्ढा पद्म फूल से भरी निचान था। अपू गाड़ी पर बैठकर मैदान और चारों तरफ के अनोखे आकाश का रंग देखते हुए जा रहा था। दिनांत की स्वप्निल पृष्ठभूमि पर बचपन की कितनी ही कल्पनाएं आती जाती रहीं। लो, वह भी गांव छोड़कर चला। अब पता नहीं कितनी दूर जाएगा। अभी तो उसके जाने का आरंभ हुआ, अब शायद सब देश और स्वप्न में देखा हुआ वह अनोखा जीवन प्राप्त हो। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।